इस मूवी का स्टार्ट 200 बीसी में एंशिएंट चाइना को दिखाते हुए होता है, जब ये लैंड 7 स्टेट्स में डिवाइडेड थी और वो स्टेट्स पिछले 500 सालों से मुसलसल एक दूसरे से लड़ रही थी। इसी दौरान कीन की स्टेट में किंग आइजे से उसका भाई 1 साल के टकराव के बाद थ्रोन छीन लेता है और पैलेस से निकाल देता है। आइजे को रास्ते में शिन मिलता है, एक स्लेव जिसने बचपन में एक जनरल बनने का सपना देखा था। शिन आखिर में कीन रीजन के बहुत से ट्राइब्स को यूनाइट करके किंग को उसका थ्रोन वापस दिलाने में हेल्प करता है। इसी के साथ ही हमें कई साल बाद का सीन दिखाया जाता है। किंग आइजे जब अपने पैलेस में रेस्ट कर रहा था तो तभी अचानक से कुछ असैसिन्स उस पे अटैक कर देते हैं, जो कि किसी तरह पैलेस में घुसने में कामयाब हो गए थे। आइजे अपनी लिमिटेड शॉर्ट स्किल से उनका मुकाबला करने की कोशिश करता है और तभी वहाँ पे गार्ड्स भी पहुँच जाते हैं, जिनमें शिन भी शामिल था। शिन को यहाँ अकेले ही उन असैसिन्स का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन असैसिन्स ने बहुत से गार्ड्स को मार डाला था। शिन को भी यहाँ उनसे फाइट करते हुए काफी मुश्किल का सामना था, इसलिए लियाओ डियाओ उसकी हेल्प को आती है, जिससे शिन को उन्हें हराने में हेल्प मिलती है। आखिरी सांसें लेते हुए एक असैसिन उन्हें ये धमकी देता है कि असैसिन क्लैन कीन स्टेट को डिस्ट्रॉय कर देगा। कुछ ही देर में एक गार्ड वहाँ आता है और आइजे को वे स्टेट की तरफ से होने वाले हमले के बारे में इन्फॉर्म करता है, जो कि मुमकिन जंग का इशारा था। इसी के साथ ही हमें पता चलता है कि हालांकि शिन ने किंग के गुस्से को फिर से थ्रोन तक पहुँचाने में हेल्प की थी, लेकिन फिर भी उसे डायरेक्टली जनरल अपॉइंट नहीं किया गया था, बल्कि उसके बाकी ट्राइबल साथियों के साथ उसे भी सोल्जर के तौर पे शुरुआत करनी पड़ी थी। इसलिए अब उसे फ्रंट लाइंस में रहते हुए सबसे पहले दुश्मन को फेस करना था, जबकि कीन स्टेट को इस बार में जनरल हियो को लीड करने वाला था, जो कि कीन स्टेट के एक ग्रेट जनरल ओकी का जूनियर था। जबकि शिन, जो कि अभी भी एक स्लेव था, वो अपने बचपन के दोस्तों के साथ इन्फेंट्री में था। उसके दोस्तों के नाम बीटो और बीहे थे। अपने साथियों के साथ रीयूनाइट होने के बाद शिन उन्हें बताता है कि उसने किंग को असैसिन्स के अटैक से बचाया है, इसलिए उसे किंग की तरफ से शाबाश मिली थी। लेकिन बीटो और बीहे, जो शिन की कहानी को दूर की कोड़ी समझ रहे थे, वो उस टाइम हैरान हो जाते हैं जब वो शिन को एक वार कमांडर के साथ बात करते हुए देखते हैं कि उस जैसा स्लेव कैसे एक वार कमांडर को जान सकता है। जब सारे इन्फेंट्री सोल्जर्स इकट्ठे हो जाते हैं तो उन्हें बहुत से छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। शिन के ग्रुप में उसके दोस्तों के अलावा एक चुप रहने वाली लड़की कियोकाई भी थी, जिसे वो पहले एक आदमी समझ रहे थे, क्योंकि उसने अपने चेहरे को कवर किया हुआ था। दूसरी तरफ वे आर्मी भी वार के लिए प्रिपेयर हो रही थी। वे आर्मी के कमांडर का नाम गोके था और उसे 7 फायर ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता था। गोके अपनी बेरहमी के लिए बदनाम था, खास तौर पर कीन स्टेट के खिलाफ। कीन स्टेट के खिलाफ खुली जंग के लिए उसने कई हजार सोल्जर इकट्ठे किए थे, जिनकी हेल्प से उसने वार में एडवांटेज हासिल करने के लिए 2 चोटियों का कंट्रोल पहले ही हासिल कर लिया था, जहाँ से वो बैटलफील्ड को साफ साफ देख सकते थे। दूसरी तरफ शिन इस वजह से हैरान हो जाता है कि इन्फेंट्री को बाकू कोसिन लीड करने वाला था, एक ऐसा वार कमांडर जो कि क्रूएलिटी के लिए जाना जाता था, लेकिन उसके पास वार स्ट्रेटेजी की कमी थी। इसी दौरान वार ड्रम्स बजने लगते हैं, लेकिन शिन और उसके साथियों को बाकू कोसिन की तरफ से कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं मिलती। पर शिन बेखौफ होकर फ्रंट लाइन की तरफ बढ़ने लगता है और दुश्मन की डिफेंसिव फॉर्मेशन को अपने बोल्ड अटैक से डिसरप्ट कर देता है। शिन के हमले से पैदा होने वाली अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए कीन के सोल्जर्स एनिमी लाइन को तोड़ देते हैं। हालांकि जनरल गोके शिन के एक्शंस को लापरवाही समझ रहा था, लेकिन वो दुश्मनों को खत्म करने के लिए इफेक्टिव साबित होते हैं। यहाँ तक कि शिन एक जबरदस्त अटैक से उनके कमांडर को भी मार डालता है, जिसकी वजह से वे सोल्जर्स पीछे हटने पर मजबूर हो जाते हैं। अपनी पहली हार को देखते हुए वे आर्मी का वाइस जनरल अपने ट्रूप्स को वार कैरेजेस डिप्लॉय करने का ऑर्डर देता है, जो कि ढालों और हथियारों से लेस थे। लेकिन शिन और उसके साथी अभी इसके लिए तैयार नहीं थे। वे आर्मी की तरफ से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को देखकर भी हियो को अपने ट्रूप्स को अपनी पोजीशंस मेंटेन रखने का कहता है और उनकी हेल्प के लिए मजीद सोल्जर्स नहीं भेजता, जिसका मतलब ये था कि वो शिन और बाकी सोल्जर्स को फ्रंट लाइन पे ही सेक्रीफाइस करने वाला था। दुश्मन उनके करीब पहुंचने ही वाला था कि तभी कियोकाई एक वार स्ट्रेटेजी सजेस्ट करती है, जिसमें उन्हें मारे जाने वाले सोल्जर्स की बॉडीज से कुछ रुकावटें बनानी थी। वो जब रुकावटें बना लेते हैं तो शिन को फ्लैग उठाने का टास्क मिलता है, जिससे वो वार कैरेजेस को उन रुकावटों की तरफ रागिब करता है। बैटलफील्ड में धूल के गहरे बादल होने की वजह विजिबिलिटी 0 थी, इसलिए दुश्मन सोल्जर्स को अपने सामने लाशों के ढेर नजर नहीं आते, जिसकी वजह से शिन और उसके साथी उन वार कैरेजेस को आसानी से गिरा देते हैं। यही वजह थी कि हियोको ने बाकी फोर्सेस को रोक रखा था, क्योंकि कीन स्टेट के मुकाबले में वे फोर्सेस की तादाद काफी ज्यादा थी और 2 चोटियों पर कब्जा होने के कारण उन्हें एडवांटेज भी हासिल था। इसलिए अगर वो मजीद सोल्जर भेजता तो जल्द ही वो हार जाते। बैटलफील्ड की रिपोर्ट से हियोको को उम्मीद की किरण नजर आती है और अगर वो इस थोड़ी सी उम्मीद को मैक्सिमाइज करने में कामयाब हो गया तो वो इस वार
वार का रुख मोड़ देगा। इन्फेंट्री का 4th यूनिट जिसे शिन लीड कर रहा था वो वे आर्मी को काफी हद तक नुकसान पहुंचाने में तो कामयाब हो गया था, लेकिन बाकी के इन्फेंट्री यूनिट्स ऑलमोस्ट खत्म हो गए थे। रात होने तक 4th यूनिट के बच जाने वाले मेंबर्स जो कि जनरल हियोगो की असिस्टेंस के बगैर ही फाइट जारी रखे हुए थे, वो थक कर छुपने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर में एनिमी सोल्जर्स शिन और उसके साथियों को ढूंढ लेते हैं। शिन को यहाँ अकेले ही उनसे फाइट करना पड़ती है क्योंकि उसने अपने साथियों को वहाँ से भागने का ऑर्डर दिया था, लेकिन शिन को मुश्किल में देख के क्योकाई इंटरवीन करती है और अपनी लिथल टेक्निक्स जो कि सिंगिंग और डांसिंग जैसी थी उन्हें यूज करती है, जिससे वो कई सोल्जर्स को एक साथ ही मार गिराने में कामयाब हो जाती है। लेकिन वे सोल्जर्स काफी ज्यादा थे, इसलिए उस टाइम उसे मुश्किल का सामना करना पड़ता है जब उसकी सांसें फूल जाती हैं। इसी हलचल में उसका मास्क भी उतर जाता है और शिन मास्क के पीछे खूबसूरत लड़की को देख के हैरान हो जाता है। अब क्योंकि उनके लिए रेजिस्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका था, इसलिए शिन और क्योकाई रिवर में जंप कर देते हैं। सिचुएशन जब काम डाउन होती है तो क्योकाई कीन फोर्सेस को ज्वाइन करने का असल मकसद बताती है और वो ये था कि वो अपनी बहन की डेथ का बदला लेना चाहती थी। क्योकाई यहाँ ये कन्फेस करती है कि असल में वो असैसिन क्लैन से है, जहाँ डिफरेंट ट्राइब्स के लोग लीडरशिप के लिए कॉन्टेस्ट करते हैं और उनमें से सिर्फ एक सर्वाइवर ही लीडर बन सकता है। क्योकाई की बहन भी कैंडिडेसी में एंटर होती है और हार जाती है और अपने हरीफ का शिकार बन जाती है, जो कि अब वे स्टेट में था। लेकिन अब क्योंकि वो डायरेक्टली वे स्टेट में एंटर नहीं हो सकती थी, इसलिए उसने वार में शामिल होने का फैसला किया था, इस उम्मीद के साथ कि कीन स्टेट की विक्ट्री उसे अपना बदला लेने का मौका देगी। क्योकाई की स्टोरी सुन के शिन उसके साथ हमदर्दी का इजहार करता है और अपनी बहन के सपने को ना छोड़ने के लिए एनकरेज करता है, क्योंकि उसने भी जनरल बनने के अपने सपने को नहीं छोड़ा था। अगले दिन जब वार फिर से स्टार्ट होती है तो शिन बाकी बच जाने वाले अपने साथियों के साथ फिर से मिल जाता है, जिन्होंने रात भर एक पहाड़ी पर पनाह ले रखी थी। वो यहाँ वे स्टेट की बहुत सी कॉम्बैट बटालियंस को देख के होपलेस दिखाई दे रहे थे, क्योंकि इन्फेंट्री की डिफेंसिव लाइन भी कुछ ही देर में डिस्ट्रॉय होने वाली थी। पर शिन को इस दौरान करीब ही मौजूद दुश्मन की डिफेंस कोर पर हमला करने का मौका दिखाई देता है। कुछ ही देर में शिन अपने 30 साथियों के साथ अटैक को लीड करता है उस चोटी की तरफ जहाँ वे आर्मी का वाइस जनरल तैनात था। शिन के इस अटैक से हियोको को भी रियलाइज हो चुका था कि कीन फोर्सेस के जीतने की उम्मीद अभी बाकी थी, इसलिए वो कैवलरी यानी घुड़सवार फोर्स को बैटल में शामिल होने का ऑर्डर दे देता है। साथ ही वो बाकुकोसन के यूनिट को हिल एरिया में शिन की सपोर्ट के लिए भेजता है। कीन स्टेट की अचानक रीइंफोर्समेंट पहुंचने पर सिचुएशन बदलने लगती है और ऐसा लग रहा था कि वो इस लड़ाई में डोमिनेट कर रहे हैं। शिन यहाँ बाकुकोसन की फोर्स के साथ मिलकर हिल पर मौजूद दुश्मन की फाइनल डिफेंस लाइन को तोड़ने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद बाकुकोसन शिन को अपनी घुड़सवार आर्मी के साथ चलने का कहता है ताकि वो वे स्टेट के वाइस जनरल पे फाइनल अटैक कर सके। शिन अपने साथियों को वहाँ छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वो उनके प्रोटेक्शन के लिए क्योकाई पे भरोसा करता है और उन्हें पीछे बच जाने वाले एनिमी सोल्जर्स को रोकने का टास्क देता है। क्योकाई और उसके साथी जब दुश्मन से फाइट कर रहे थे तो शिन और बाकुकोसन वे ट्रूप्स के तीरंदाजों की तरफ बढ़ने लगते हैं, जो कि एक अटैक से बाकुकोसन के आधे आदमियों को रास्ते में ही मार गिराते हैं, जबकि एक एरो बाकुकोसन को भी लग जाती है। एरोस की मूवमेंट को ठीक तरह से गेस करने की एबिलिटी के कारण शिन बाकुकोसन को दूसरे अटैक से बचा लेता है और उन आर्चर्स पे सरप्राइज अटैक करता है, जिससे हेड आर्चर भी मारा जाता है। जबकि बाकुकोसन जो कि काफी ज्यादा घायल हो चुका था, वो डेस्परेट मूव दिखाते हुए वे आर्मी के वाइस जनरल की तरफ बढ़ता है। वे आर्मी के वाइस जनरल को लग रहा था कि लक उन्हें यहाँ तक ले आई है और इस तरह बाकुकोसन उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में कामयाब हो गया था। इस तरह वो खुद को तो सेक्रीफाइस कर देता है, लेकिन इस मौके का फायदा उठाते हुए वो एक छोटे चाकू से वाइस जनरल को गहरी चोट पहुंचाता है, जिससे वो वहीं मारा जाता है। और इसी के साथ ही हिल पर कब्जा होने के कारण शिन और कीन फोर्सेस सेलिब्रेट करने लगती हैं। लेकिन ये वार अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उस हिल के पीछे कई हजार और सोल्जर्स भी मौजूद थे, जो कि जनरल गोके की डायरेक्ट कमांड में थे। इसके बावजूद कि उनकी तादाद काफी ज्यादा थी, लेकिन फिर भी शिन और बाकी इन्फेंट्री सोल्जर्स हियोको की फोर्सेस के लिए रास्ता बनाने में कामयाब हो गए थे, ताकि वो गोके के ट्रूप्स पे डायरेक्ट अटैक लॉन्च कर सके। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं था, इसलिए कीन फोर्सेस आने वाली लड़ाई के लिए फिक्रमंद थी। लेकिन तभी अचानक से जनरल ओकी और उसके ट्रूप्स भी वहां पहुंच जाते हैं और एनिमी फोर्सेस की पहली डिफेंस लाइन को तोड़ते हुए हिल पर मौजूद शिन और उसके साथियों को ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन जनरल ओकी के वहां आने का मकसद कीन फोर्सेस को असिस्ट करना नहीं था, बल्कि वो सिर्फ इस लड़ाई की प्रोग्रेस को ऑब्जर्व करने आए थे। लेकिन फिर भी एक ग्रेट जनरल की मौजूदगी वे फोर्सेस को परेशान कर देती है, क्योंकि ओकी अगर इस लड़ाई में इंटरवीन करेगा तो कीन फोर्सेस के जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओकी यहाँ शिन को जनरल हियोको के टैक्टिक्स को नोटिस करने का कहता है और इस बात पे जोर देता है कि जनरल हियोको रीजन से ज्यादा इंस्टिंक्ट्स पे रिलाई कर रहा था। हियोको ने अपनी फोर्सेस को इसी टाइम के लिए रोक रखा था, क्योंकि शिन के एक्शंस ने गोके को
को दूसरी चोटी खाली करने पर मजबूर कर दिया था और ह्योको इसी चीज का वेट कर रहा था क्योंकि अब वो फाइनल अटैक करके इस लड़ाई का रुख मोड़ सकता था। शिन भी ओकी के साथ ह्योको की इस डेयरिंग मूव को देख रहा था क्योंकि ह्योको ये फाइट जीतने के लिए खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार था। वो यहाँ गोके के ट्रूप्स पर सीधा हमला करता है और पहली डिफेंस लाइन को तोड़ते हुए गोके की तरफ बढ़ने लगता है। गोके ये देखते हुए अपने कैवलरी यूनिट्स को आगे बढ़ाता है ताकि वो ह्योको के इस अटैक को काउंटर कर सके और कीन फोर्सेस को पीछे से घेर कर उन्हें एलिमिनेट कर सके। ओकी यहाँ बताता है कि मिलिट्री स्ट्रेटेजी के हिसाब से ह्योको के इस डायरेक्ट अटैक का नतीजा नहीं निकलेगा बल्कि इसका नतीजा किसी ऐसे शख्स के गिर्द घूम रहा था जो कि बैटलफील्ड में मौजूद हो। ओकी की एक्सप्लेनेशन सुनकर शिन काफी ज्यादा इंस्पायर लग रहा था, इसलिए वो ह्योको की फोर्सेस के साथ मिलकर एनिमी सोल्जर से होने वाली कॉम्बैट फाइट में शामिल होने के लिए परमिशन की रिक्वेस्ट करता है। शिन की ना खत्म होने वाली डिटर्मिनेशन को देखते हुए ओकी उसे एक घोड़ा देता है ताकि वो जल्द से जल्द कीन फोर्सेस को ज्वाइन कर सके क्योंकि वो बड़ी बेसब्री से ये देखने का वेट कर रहा था कि शिन इस वार सिचुएशन में क्या तब्दीली ला सकता है जो कि कीन फोर्सेस की फेवर में नहीं थी। बगैर किसी हिचकिचाहट के शिन बैटलफील्ड में एंटर हो जाता है और एनिमी के उन सोल्जर्स पे अटैक कर देता है जो कि ह्योको और उसके ट्रूप्स को रोकने की कोशिश कर रहे थे। वो अपने पास्ट के एक्सपीरियंस को यूज करते हुए उन कैरेजेस पे अटैक कर रहा था जिनके बारे में उसे पता था कि इन कैरेजेस में कमजोरियां होती हैं जिनका वो फायदा उठा सकता था। इसके बावजूद कि उनमें ज्यादा सोल्जर्स को ले जाने की कैपेसिटी थी, लेकिन शिन को पता था कि कैवलरी यूनिट के मुकाबले में इनकी मोबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड थी। इसी वीकनेस का फायदा उठाते हुए शिन उनके फ्रंट लाइन फ्लीट को तबाह कर देता है और एक दूसरे से टकराने के कारण शिन ने कैरेजेस फ्लीट का एक बड़ा हिस्सा नकारा बना दिया था, जिससे ये बात साफ जाहिर थी कि शिन ही वो एक्सपेक्टेड था जिसके बारे में ओकी बात कर रहा था क्योंकि शिन के एक्शंस ह्योको के ट्रूप्स को दुश्मन की कई डिफेंस लाइंस को खत्म करने में हेल्प करते हैं। इस सिचुएशन को देखते हुए गोके को रिट्रीट की एडवाइस की जाती है, लेकिन एक और ग्रेट जनरल की मौजूदगी में वो अपनी रेपुटेशन खराब होने का रिस्क कभी नहीं ले सकता था और आखिरकार वो टाइम भी आ जाता है जब ह्योको और गोके खुद एक दूसरे के आमने सामने थे जो कि एक लंबे समय से एक दूसरे के मुखालिफ थे। जैसे ही दोनों जनरल 1-on-1 फाइट के लिए आगे बढ़ते हैं तो चल रही लड़ाई रुक जाती है। ह्योको यहाँ खुद को बचाते हुए गोके पे एक जबरदस्त अटैक करता है जिससे कीन जनरल गोके को मार गिराने में कामयाब हो गया था। गोके की हार के साथ ही कीन स्टेट ये फाइट जीत जाती है और कीन सोल्जर्स खुशी से झूम उठते हैं। कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि शिन क्योकाई को गुड बाय कहता है जिसका प्लान वे स्टेट में घुसकर अपना मिशन पूरा करने का था, जबकि शिन पैलेस वापस आके आइजे और लियाओ डियाओ से मिलता है जो कि उसे जिंदा देख के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इस पूरी जंग के दौरान आइजे और लियाओ उन स्ट्रेटेजीज को स्टडी कर रहे थे जो कि किंगडम के ग्रेट जनरल्स ने अपने ओपोनेंट के खिलाफ यूज की थी। तभी लियाओ शिन को बताती है कि उसने भी आने वाली वार में शामिल होने का फैसला किया था। ये सुनकर शिन हैरान हो जाता है क्योंकि वो तो एक ही वार से मारी जा सकती थी, लेकिन लियाओ उसे बताती है कि वो स्वॉर्ड के साथ नहीं बल्कि ब्रेन के साथ वार में शामिल होगी ताकि वो वार को ठीक डायरेक्शन में डालने के लिए कंट्रीब्यूट कर सके। इसी दौरान कीन स्टेट के टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स जो कि शिन के बैटलफील्ड में यूज किए गए टैक्टिक्स देख के इम्प्रेस थे, वो उसे वार कमांडर की प्रमोशन के लिए रेकमेंड करते हैं और इसी के साथ ही शिन एक स्लेव के तौर पे तारीख रकम करने में कामयाब हो जाता है क्योंकि शिन सिर्फ एक बैटल के बाद ही बटालियन कमांडर के रैंक तक पहुंच गया था। मूवी के एंडिंग सीन्स में मिनिस्टर राफू किंग आइजे से मिलने पैलेस आता है और उसके साथ उसके ट्रस्टेड साथी जनरल मोबू और जनरल सोहिकुन भी थे। राफू असल में आइजे के अंकल के तौर पे जाना जाता था और आइजे को शक था कि असैसिन्स को पैलेस में घुसाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अंकल राफू है। वो आइजे को इसलिए मारना चाहता था क्योंकि उसके दिल में भी कीन स्टेट के थ्रोन पर कब्जा करने की ख्वाहिश जन्म ले चुकी थी, लेकिन इस सिचुएशन में पैलेस में उसकी मौजूदगी उसकी हिम्मत को जाहिर कर रही थी जो कि यहाँ आइजे को डायरेक्टली कॉन्फ्रंट करता है। इसके बावजूद कि आइजे के चारों ओर अफवाहें गर्दिश कर रही थी, लेकिन फिर भी राफू कॉन्फिडेंट था कि आइजे में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उसे चैलेंज कर सके, स्पेशली जब उसने कीन किंग का सामना करने के लिए काफी शक्ति इकट्ठी कर ली थी। और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।